Hello students, welcome to Biomentors classes online. Today we are going to start with a new chapter of class 12th portion and the name of the chapter is nuclei. क्या है? न्यूक्लियाई, नाभिक. सो स्टार्ट कर सकते हैं हम लोग इस चैप्टर को. तो भैया देखो, सबसे पहले तो आप लोग हेडिंग डाल लीजिए न्यूक्लियाई. उसी नोटबुक में काम करना है जिसमें आप लोगों ने ड्वेल नेचर पढ़ा है, एटम्स पढ़ा है, उसी चैप्टर के अंदर में आगे बढ़ना है. अब देखो यहां पर ये जो न्यूक्लियाई चैप्टर है बहुत ही आसान चैप्टर है, क्योंकि इसमें से बहुत सा पोर्शन तो ऐसा है जो आज के लेक्चर में एटलीस्ट जो भी पोर्शन है वो आपका केमिस्ट्री में बहुत ही आपने डिटेल में पढ़ा हुआ है. अब यहां पर चैप्टर की शुरुआत हम लोग करते हैं. तो आप लोग जानते हैं कि रदरफोर्ड सर ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए थे और उन्होंने बताया कि एटम का जो पूरा मास है वो एटम के सेंटर पर कॉन्सेंट्रेटेड होता है, और वो जो सेंटर पर मास कॉन्सेंट्रेटेड होता है वो कहां पर होता है, उस छोटे से हिस्से को बोला जाता है न्यूक्लियस या नाभिक. उसे क्या बोला जाता है? न्यूक्लियस या नाभिक. इसके बाद में जब मैं आगे बढ़ूंगा तो उसमें से कुछ बातें मैं आपको केमिस्ट्री के रेफरेंस के लिए दे रहा हूं कि आप लोगों ने केमिस्ट्री के अंदर में डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन पढ़ा होगा, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन पढ़ा होगा, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन पढ़ा होगा. न्यूट्रॉन डिस्कवर्ड बाय चैडविक, प्रोटॉन रॉन्टजन, इलेक्ट्रॉन थॉमसन, ये सारे नाम आप लोगों ने पढ़े हुए नाम हैं. वही है, बस ये कहानी अब यहां पर नहीं है. फिजिक्स में ये वाली कहानी नहीं दी गई है तो हम लोगों को इसे पढ़ने की जरूरत नहीं है. लेकिन आप लोगों को एक बेसिक आइडिया जरूर मालूम है, वो ये है कि भैया इतना बड़ा यदि एटम है तो उसके बीच में एक छोटा सा है न्यूक्लियस. क्या ये बात समझ में आ रही है? अच्छा, अब होता यह है कि मेरे एक सिंपल सी बात यदि मैं आपसे करूं तो वो ये है कि आप लोगों को पीरियोडिक टेबल तो आती होगी, मैं ऐसी उम्मीद कर रहा हूं, और कुछ एक एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर भी आप लोगों को आ रहे होंगे. वो भी मैं आप लोगों से एक छोटी सी उम्मीद आप लोगों से रख रहा हूं. क्या इतनी उम्मीद रखना सही है मेरे लिए कि गलत हो रहा है? एक बार बोल दूं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ये 1 से 10 हो गए. 11 से आगे चलोगे तो कैसे आएगा? सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, क्लोरीन के बाद में आर्गॉन, पोटेशियम और कैल्शियम. 20 तक हो गया. 20 तक फिजिक्स में सफिशिएंट है. केमिस्ट्री में यदि आप जाओगे तो शायद आपको और भी करना पड़े. स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, निकल, कोबाल्ट, कॉपर और जिंक. अब इसमें भी हम लोगों को फिजिक्स में यदि कभी कभी आ गया तो कॉपर वगैरह आ जाता है, जिंक वगैरह आ जाता है, तो और तो ज्यादा नहीं पूछे जाते. लेकिन फिर भी आपको एटॉमिक नंबर्स एटलीस्ट 30 तक तो मुझे भी याद हो गए यार, तो आप लोगों को भी होने चाहिए. और दूसरा यह है कि आप लोगों को पूरी पीरियड टेबल याद होनी चाहिए. क्या मुझे देखो, मैं पीरियड टेबल नहीं बता रहा हूं, दैट्स नॉट माय सब्जेक्ट. फिजिक्स है मेरा सब्जेक्ट, मेरा केमिस्ट्री सब्जेक्ट नहीं है. लेकिन फिर भी आप लोगों को पीरियड टेबल आनी चाहिए, क्योंकि एक आधा क्वेश्चन यदि यहां पर कहीं डाल दिया, क्योंकि न्यूक्लियाई जो टॉपिक है वो मेनली तो अभी आपका देखो जो स्टार्टिंग का पोर्शन है वो तो बहुत ज्यादा हद तक केमिस्ट्री से रिलेटेड है. आपको याद होगा, जैसे आप सबसे फर्स्ट लाइन देखोगे तो क्या होता है? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम. एस ब्लॉक का पहला एक इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट. उसके बाद में क्या आता है? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, और उसके बाद में क्या है? बेरियम एंड रेडियम. बराबर है ना? यही है कुछ. पी ब्लॉक में आपको याद होगा, शॉर्टकट मेथड आप लोगों को याद होगी. उन मेथड्स पे मुझे डिस्कस करना नहीं है. हालांकि मैं एस ब्लॉक तो पूरा बता चुका हूं आप लोगों को, लेकिन मेनली ये पोर्शन केमिस्ट्री का है. अब हम लोगों को क्या है, इसमें से जो कुछ कुछ एटम्स की रिक्वायरमेंट रहेगी, कुछ कुछ एलिमेंट्स की रिक्वायरमेंट रहेगी. जैसे हम लोग कार्बन के बारे में थोड़ा बहुत बात करेंगे, जरूरत रहेगी, वो बहुत जरूरी है. इसीलिए थोड़ा बहुत मैंने नाम यहां पर बता दिया, अदरवाइज नहीं भी बताता तो कोई दिक्कत नहीं थी. क्लियर है? बोरॉन फैमिली, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, सारी फैमिलीज के बारे में आप चर्चा करते हैं. कहां पर? केमिस्ट्री में. सो हमारा मुद्दा केमिस्ट्री का है क्या? बिल्कुल भी नहीं है. हमारा मुद्दा है यहां पर सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स से रिलेटेड. सो भैया फिजिक्स में आपको कार्बन की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है. कार्बन के साथ में सिलिकॉन, जर्मेनियम, इनकी भी जरूरत पड़ेगी. कार्बन फैमिली के एलिमेंट हैं, आपने याद रखा होगा. कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम. उसके बाद में क्या आता है? टिन और लेड. याद रखने का तरीका आपको मालूम होगा. कहे शिवजी, सुने पार्वती, और जो छोटे छोटे से रिदम्स ये बनाए होंगे आप लोगों ने, राइम्स क्या बोलते हैं उनको, याद रखने के लिए, उनके हिसाब से आप लोग याद रख सकते हैं. कहां जरूरत पड़ेगी वो आगे पड़ेगी, बाद में देखेंगे. अभी तो हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ कार्बन के बारे में बात करते हैं. मेनली क्या है देखो, कि यदि मैं एक एटम की बात करता हूं
तो एटम को आपने देखा है क्या बेटा? एटम इतना छोटा होता है कि अपनी नेकेड आईज से, जो मेरी आंखें अभी कैसी है, नेकेड आईज हैं, इन आंखों से मैं इसे नहीं देख सकता। यदि आपके पास में 2 एक्स्ट्रा आंखें हैं, समझ में आ गया ना? 2 एक्स्ट्रा आंख का मतलब क्या है? उन 2 एक्स्ट्रा आंखों की मदद से भी आप एटम को नहीं देख सकते। एटम इतना छोटा है। एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच पार्टिसिपेट्स इन अ केमिकल रिएक्शन। डेफिनेशन पढ़ी होगी आप लोगों ने एटम की। यस, ओके। चलो, तो हम लोग यहां पर बात करते हैं कि भाई देखो, हम लोग आम बोलचाल की भाषा में जो आम तौर पर जो हम लोग यूज करते हैं मास का, तो वो मास का इस्तेमाल, मास के लिए जो यूनिट यूज करी जाती है वो होती है किलोग्राम। वो कौन सी यूनिट होती है? किलोग्राम। लेकिन जब आप इन एलिमेंटल लेवल पर चले जाते हो, मतलब एलिमेंट्स के मास की बात कर रहे होते हैं, तो यहां पर एक थोड़ी सी परेशानी होती है। वो ये होती है कि एक सिंपल मैं कार्बन एटम की बात करता हूं। मान के चलो आपके पास में यू हैव 1 कार्बन एटम। अब ये कार्बन एटम भी देखो ऐसा हो सकता है 6C12 वाला हो या फिर 6C14 वाला हो। तो मुझे उससे, मैं सिर्फ और सिर्फ इस पे बात कर रहा हूं। 6C14 पे चर्चा बाद में होगी, अभी 6C12 की बात करता हूं। तो मैंने बोला ठीक है, आपके पास में कार्बन का एटम है, मैंने आपको एक कार्बन का एटम दिया, आपने उसको संभाल के रखना है। संभाल के रख पाएंगे क्या? अब वो इतना छोटा है, वो मैं हाथ से आपके हाथ में तो दे भी नहीं पाऊंगा, इतना छोटा है। और इसका जो मास है ना, वो इतना ज्यादा है कि भैया मास ऑफ 1 कार्बन एटम, 6C12 एटम की यहां पर बात चल रही है, ये आता है 1.99247 इंटू 10⁻⁻27 kg। दिस इज द मास ऑफ 1 कार्बन एटम। ये बड़ा मास है या छोटा मास है? तो ऑब्वियसली बहुत बड़ा मास है। 27 लिख रहा है ऊपर, 27। लेकिन ध्यान दो भैया, माइनस लगा है उसके सामने, इसका मतलब ये बहुत ही छोटा मास है। तो हमारे लिए इसको ऐसे तराजू पे तोलना मुश्किल है कि आसान है? मुश्किल है। तो क्या किया गया कि हमारे पास में इन मासेस को देखने के लिए एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया। और इन मासेस को, आप लोग केमिस्ट्री में भी इस बात से परिचित हैं कि भैया हम लोग मासेस को जो डिनोट करते हैं वो करते हैं AMU करके। एक नई यूनिट लाई गई। क्या लाई गई? नई यूनिट लाई गई, जिसे बोला जाता है एटॉमिक मास यूनिट। क्या बोला जाता है? एटॉमिक मास यूनिट, जिसे शॉर्ट में या तो AMU लिखा मिलेगा या फिर U लिखा मिलेगा। दोनों में से कुछ भी लिखा हुआ मिल सकता है। बोथ द आंसर आर करेक्ट, AMU या U। AMU स्टैंड्स फॉर व्हाट? एटॉमिक मास यूनिट। बातें समझ में आ रही है ना जो मैं बोल रहा हूं? आराम से धीरे धीरे चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, बुकलेट्स आपके पास में ऑलरेडी अवेलेबल होंगी, उनको जरा देखिए, उसमें सारा चीज है। देखो, जो मैं लिखवा रहा हूं वो है आपके पास में, या तो आप प्रिंट आउट लेके उसमें कुछ ओवर राइटिंग करिए, जो एक्स्ट्रा कुछ बोल देता हूं तो उससे ज्यादा क्या फर्क पड़ेगा, या फिर आप नोटबुक में प्रॉपर बनाते चलिए, आपका काम और भी आसान हो जाएगा। तो जैसा देखो, मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। अब मेहनत को आप बचाना चाहते हैं कि क्या करना चाहते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि एग्जाम आपको देनी है। तो यदि आप खुद से एक बार लिखेंगे सारी चीजों को, मेन चीजों को, तो उससे क्या हो जाएगा, उससे आपकी प्रैक्टिस होगी। और प्रैक्टिस होगी मतलब आपका एक बार हाथ के नीचे से निकलने के कारण चीजें आपके दिमाग में जल्दी रिकॉल होंगी। इसीलिए बोला जाता है कि लिखो, सिर्फ सुनो नहीं, उसके साथ ही साथ में लिखो। सो भैया एटॉमिक मास यूनिट AMU या U इसे हम लोग बोलते हैं। अब ये जो AMU है, इसको डिफाइन किया गया कुछ इस प्रकार से कि 1 AMU बराबर 1/12 ऑफ मास ऑफ 1 कार्बन एटम। 1 कार्बन एटम, ये बात समझ में आ रही है? 1/12 ऑफ मास ऑफ 1 कार्बन एटम। अच्छा, कई लोगों के मन में आ रहा होगा, सर जी ये 1 कार्बन एटम का जो मास है आपने वो निकाला कैसे? क्योंकि ये जो डेटा आ रहा है 1.992647 इंटू 10⁻⁻27 kg, एक कार्बन एटम का मास है, ये आपने निकाला कैसे? तो भैया ये निकाला कुछ इस प्रकार से है कि आप लोग जानते हैं, आपने मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, पढ़ा है? तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है, मालूम है क्या? नंबर ऑफ मोल्स बराबर होता है
मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर वेट, जो भी आपको लिखना है उसी अकॉर्डिंग से आप लिख सकते हैं। गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। और दूसरा होता है नंबर ऑफ मोल्स का एक और फॉर्मूला होता है केमिस्ट्री का ये सारा पोर्शन, और वो होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर। याद है क्या? एवोगैड्रो नंबर। और ये एवोगैड्रो नंबर मतलब क्या होता है, इसे हम लोग डिनोट करते हैं Na से, और इसकी वैल्यू होती है 6.02 इंटू 10⁻23। बाद में काम आएगी। अच्छा, अब मैं यहां पर क्या करता हूं, नंबर ऑफ मोल्स के यदि दोनों फॉर्मूले को मैं इक्वेट कर दूं तो मुझे मिलता है मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास इक्वल्स टू नंबर ऑफ एटम्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। क्लियर है? अब मुझसे यहां पर पूछा गया है मास ऑफ वन कार्बन एटम। तो एक बात देखिए, मैंने क्या किया, मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूं। कहानी यह है कि यदि मैंने नंबर ऑफ मोल्स को 1 कर देता हूं, नंबर ऑफ मोल्स को यदि मैं 1 कर देता हूं, तो आपका जो कार्बन है उसका मास कितना आएगा? तो उसका मास आएगा मास ऑफ कार्बन इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर वेट इंटू 1। कैसे आया देखिए, यहां पर नंबर मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स है, तो मास मुझे चाहिए तो नंबर ऑफ मोल्स में मॉलिक्यूलर वेट से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो भैया मास आ गया आपके पास में 12 ग्राम। क्लियर है? तो आपने बोला यस। अब दूसरी बात को, इसको और दूसरे पॉइंट से और समझिए, वो ये है कि यदि 12 ग्राम कार्बन है आपके पास में, तो इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने आएंगे? क्योंकि देखो 12 ग्राम कार्बन का मतलब नंबर ऑफ मोल्स तो 1 हो गए। यस और नो? तो एक इसका मतलब यह है कि भैया आपके पास में 1 बराबर हो गया नंबर ऑफ पार्टिकल्स या नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर। तो इसका मतलब है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने आ जाएंगे? बराबर आएगा Na। ठीक है? तो अब इन दोनों को देखिए, तो हमारे पास में कहानी ये बन के आई कि भैया 12 ग्राम कार्बन में, देखो क्या हो गया, इसकी कहानी क्या बन के आई, 12 ग्राम कार्बन इक्वल्स टू 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स। यस और नो? तो आपने बोला यस। क्लियर बात है? आपने बोला सही बात है। तो यहां से यदि आपको एक का मास निकालना है तो एक का मास निकाल पाओगे कि नहीं निकाल पाओगे? बस सिंपल सी बात है, इतने का 12 ग्राम है तो एक के लिए क्या कर दूं, डिवाइड कर दूंगा। यस और नो? तो कैसे डिवाइड करोगे? 6.0232 इंटू 10⁻23 बराबर 12। तो 1 का मतलब कितना आएगा, 12 डिवाइडेड बाई 6.02 इंटू 10⁻23। तो ये आपका ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर चले जाएगा तो ये कितना आएगा, लगभग लगभग देखो कितना आएगा, ये 6.02 है, इसको 2 मान लू लगभग लगभग, जो कि 1.99 आना चाहिए एक्चुअली। तो मैं लिख देता हूं 1.99 इंटू 10⁻23 बराबर है। लेकिन ये आया है ग्राम में, इसको किलोग्राम में यदि मैं कन्वर्ट करूंगा तो ये आएगा 1.99 इंटू 10⁻26 kg। अब देखो ये इतना पोर्शन जो मैंने अभी 5 मिनट आपको लगभग पढ़ाए, सारा पोर्शन केमिस्ट्री का था जो आपको आता है, क्योंकि बस मैंने यहां पे अभी लिख दिया सीधा सीधा कि मास ऑफ वन कार्बन एटम इज दिस 1.992647 इंटू 10⁻26 kg। तो कई स्टूडेंट को लगा होगा कि सर को याद है कि आपने कहीं से निकाला है। तो भैया देखो, है तो मुझे याद, क्योंकि मुझे बताना है आपको, तो मुझे याद रखना ही पड़ेगा एटलीस्ट कम से कम इस लेक्चर के लिए, और आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ने वाली है कहीं। लेकिन हम लोग 1 AMU को डिफाइन करने के इसमें हैं, तो इसके लिए हम लोगों ने इसको ऐसे किया है। तो भैया ये मास है 1.99 इंटू 10⁻26 kg, और पूरी फिजिक्स में आपको मास जो लेना है वो हमेशा kg में लेना है। तो आपने ले लिया इसका मास 1.99 इंटू 10⁻26 kg। अप्रोक्सीमेटली काम चल रहे हैं। तो अब आ जाओ आप वापस से 1 AMU की डेफिनेशन पे, किधर गई? तो देखो 1 AMU की जो डेफिनेशन थी वो थी आपके पास में 1 AMU बराबर 1/12 ऑफ मास ऑफ 16C12 एटम। यस और नो? आपने बोला यस, सही बात है। तो बस वैल्यू पुट कर दीजिए, तो क्या मिलेगा, 1 AMU बराबर 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन एटम दैट इज -26 kg। और जब आप इसे सॉल्व करोगे, तो देखो ये इसको सॉल्व करके एक नंबर आएगा प्यारा सा
12 कम 12, देखो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इसको 27 कर देता हूँ, पॉइंट हटा के यहाँ लगा देता हूँ, 19.9 हो जाएगा। 12 कम 12 बच के कितना, 7 9 12 पंजे 60 बरछिंग 72, बच गए 7 0। तो सही कर रहा हूँ क्या, हाँ 12 कम 12 7 19 79 12, ओके ठीक है। तो ये नंबर कुछ इस प्रकार से चल रहा है, आपको फाइनल रिजल्ट याद रखना है, दैट इज 1.660539 इंटू 10 टू द पावर -27 kg। सो भैया ये है आपका 1 AMU। यदि आप सॉल्व करने जाओगे तो ये डेटा नहीं आ रहा है, 1.59 समथिंग आ रहा है, ठीक है, मैं क्लियरली आपके सामने दिखा रहा हूं, उतना आ रहा है। लेकिन यहां पर क्या होता है ना, कुछ चीजें हैं जो अपने लेवल की नहीं है, आपको सीधा स्टैंडर्ड रिजल्ट याद रखना है, दैट इज 1 AMU इक्वल्स टू 1.660539 इंटू 10 पावर -27 kg। क्लियर है। और मोर प्रिसाइजली यदि मैं बात करूं तो इतना बड़ा डेटा भी आपको याद नहीं करना है, आपको याद रखना है 1 AMU बराबर 1.66 इंटू 10 टू द पावर -27 kg। क्या ये आपको याद रह जाएगा? बिल्कुल, इतना तो याद कर ही सकते हैं। तो दैट इज योर एटॉमिक मास यूनिट जो हम लोगों को यहां पर यूज करनी है। इतना पोर्शन समझ में आया? तो मैंने बोला यस, इतना तो समझ में आ गया। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो आगे बढ़ने पर हम लोगों को क्या मिलता है, एटॉमिक मास एंड कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस। हम लोगों को बात करनी है किसके ऊपर, कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस। किसके ऊपर बात करनी है, कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस। तो एक न्यूक्लियस के अंदर में क्या होता है, तो एक न्यूक्लियस के अंदर में यदि मैं बात करूं सो यहां पर आएगा न्यूक्लियस कंसिस्ट ऑफ, न्यूक्लियस के अंदर में प्रोटॉन्स होते हैं और प्लस न्यूट्रॉन्स होते हैं जिनको हमें पढ़ना है। उसके अलावा न्यूट्रोनो एंटी न्यूट्रोनो वगैरह वो जो कहानी है वो हम लोगों को यहां पर नहीं पढ़नी है। हम लोगों को सिर्फ इतना जानना है कि प्रोटॉन के न्यूक्लियस के अंदर में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं और इन्हें हम लोग कंबाइनली न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। न्यूक्लियॉन्स का मीनिंग क्या है, वो चीज जो नाभिक के अंदर में, जो समथिंग विच इज रिलेटेड विद द न्यूक्लियस इज कॉल्ड एज न्यूक्लियॉन्स। तो इस न्यूक्लियॉन्स के अंदर में आएंगे क्या, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को कंबाइनली हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन्स। मतलब प्रोटॉन भी न्यूक्लियॉन है और न्यूट्रॉन भी क्या है, न्यूक्लियॉन है, क्योंकि वो नाभिक के अंदर में प्रेजेंट है। क्लियर है। अब यहां से आगे हमारी कहानी की शुरुआत होती है भैया कि एक कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस की जब मैं बात कर रहा हूं तो न्यूक्लियस के अंदर में इतना सारा कुछ होता है। तो हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और हम लोग बात करते हैं, आप लोगों को हाइड्रोजन के बारे में पता होगा, यस और नो। तो आपने बोला यस, सही बात है, हाइड्रोजन के बारे में हम लोग जानते हैं क्या है। तो हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट किया जाता है 1H1 से। अब ये 1H1 का कहानी मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा। अभी के लिए इसके अंदर में यदि मैं बात करता हूं तो वो ये है हाइड्रोजन का न्यूक्लियस और यहां पर एक इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है। मैंने बोला ठीक है। इस हाइड्रोजन के अंदर में होता है एक प्रोटॉन होता है अकेला, बस क्या होता है, अकेला एक प्रोटॉन होता है। मैंने बोला ठीक है। तो हुआ क्या कि जब इसका मास की बात करी गई, हम लोगों के पास में प्रोटॉन का मास अवेलेबल होता है। ये भी डेटा आपको थोड़ा सा याद रखना है। देखो आज के लेक्चर में बहुत सारा डेटा ऐसा बनने वाला है फिर से जो याद रखना है, क्योंकि इसकी जरूरत आगे चल के पड़ेगी। हो सकता है कई बार वो आपको एग्जाम में दे दे, हो सकता है ना दे, और नहीं दिया तो क्या करोगे, नहीं दिया तो गड़बड़ी हो जाएगी। इसलिए हम लोग इन डेटा को याद ही रखने वाले हैं। और वो डेटा है कुछ इस प्रकार से कि अब यहां पर यदि देखा गया तो पाया ये गया, पहले कहानी क्या हुई वो मैं बताता हूं। कहानी ये हुई कि हाइड्रोजन के बारे में चेक किया गया और हाइड्रोजन के बारे में जब चेक किया गया तो हम लोगों को पढ़ा था, रदरफोर्ड सर ने बताया था कि एटम का पूरा मास उसके न्यूक्लियस में होता है। और हम लोगों ने एनालाइज किया कि भैया हाइड्रोजन के अंदर में तो एक अकेला प्रोटॉन होता है। और फिर बात करी गई प्रोटॉन के मास के बारे में। तो भैया प्रोटॉन का मास कितना होता है, तो वो अभी हम लोग लिख रहे हैं आपके सामने। मास ऑफ प्रोटॉन, जिसे मैं डिनोट करूंगा MP से, वो होता है 1.6726। देखो ध्यान रखना, 1.6726 इंटू 10 टू द पावर -27 kg। 1.6726 इंटू 10 टू पावर -27 kg। तो जब हमने इस
क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन के मास को मेजर किया, एटम, हाइड्रोजन एटम के मास को मेजर किया, तो वो इस डेटा से थोड़ा सा ज्यादा निकल आया। इस डेटा से क्या आया, थोड़ा सा ज्यादा निकल के आया। तो भैया ये थोड़ा सा ज्यादा क्यों निकल के आया, कुछ तो हुआ होगा। तो वो कहानी आगे आएगी आप लोगों को। क्या कहानी है कि भैया देखो, इस इलेक्ट्रॉन का मास तो आपने लिया ही नहीं ना इसके अंदर में, आपने सिर्फ प्रोटॉन का मास लिख दिया। तो उस इलेक्ट्रॉन का मास गया कहां, क्योंकि एटम जो है इलेक्ट्रॉन उससे बंधा हुआ है या नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन उससे बंधा हुआ है, मतलब वो उसके अंदर का ही एक पार्ट है, और उसके अंदर का ही पार्ट है मतलब उसका भी मास कंसीडर होना चाहिए था, लेकिन नहीं किया गया। तो आगे चल के उस पर और चर्चा होगी, लेकिन अभी के लिए आपको इतना पता होना चाहिए, मास ऑफ प्रोटॉन इतना है। अब लगे हाथों हम लोग क्या करते हैं कि मास ऑफ प्रोटॉन यदि मैंने लिख लिया तो साथ ही साथ में मास ऑफ न्यूट्रॉन भी लिखेंगे। लेकिन उससे पहले आपको एक बात और बता दूं, वो ये है कि मास ऑफ प्रोटॉन मैंने इसमें लिखा है किसमें, केजी में, लेकिन इसकी आगे जरूरत आपको एएमयू में भी पढ़ने वाली है, और एएमयू में आएगा 1.00727 AMU। कैसे निकाला होगा ये 1.00727 AMU, तो आप जानते हैं किधर गया, 1 AMU बराबर 1.660539 इंटू 10⁻27 kg है। तो आपने क्या किया, इससे डिवाइड कर दिया 1.6726 इंटू 10⁻27 में 1.66 वाली जो डेटा है हमारे पास में आ रहा है उससे डिवाइड किया, तो आपको आंसर निकल के आया 1.00727 AMU। ये कहानी क्लियर है, डेटा याद रखना है बहुत ही। देखो आज के लेक्चर में कहानी वही ज्यादा है जो आपको याद रखनी है। दूसरा है, आपसे पूछा गया मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना है, तो भैया मास ऑफ न्यूट्रॉन है, इसे रिप्रेजेंट करेंगे mn से, और ये आएगा 1.6749, ध्यान दीजिए 1.6749 इंटू 10⁻⁻27 kg। तो ध्यान दीजिए थोड़ा सा ज्यादा आ रहा है न्यूट्रॉन का मास, जिसे हम लोग AMU में लिखेंगे 1.00866 AMU। दिस इज द मास ऑफ न्यूट्रॉन, दिस इज द मास ऑफ न्यूट्रॉन। ये बात समझ में आई, आर यू श्योर इनफ, इतना समझ में आया, याद रखना है डेटा। समझ में आया मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि भैया कैसे निकाल रहा हूं मैं, तो 1.6749 इंटू 10⁻⁻27 में 1.660539 इंटू 10⁻⁻27 kg से क्या किया है, डिवाइड किया, और ऐसा करने पर आपको ये 1.00866 AMU आंसर आ रहा है। हाँ, अब यदि किसी के पास फुर्सत हो बहुत सारी तो वो डिवाइड करके आंसर निकाल सकता है, लेकिन मेरी सलाह तो ये रहेगी भैया ये डेटा सीधा सीधा आपको याद होना चाहिए, क्योंकि सवालों में इसकी जरूरत पड़ेगी। नाउ इसके बाद में एक और बच गया, कौन बच गया, वो है इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का भी मास आप लोग निकाल लीजिए। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आप सभी लोगों को याद होगा कितना होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की तो जरूरत बहुत बार पड़ चुकी होती है, वो होती है ME बराबर 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। ये है इसका मास, जिसे हम लोग यदि AMU में लिखना चाहते हैं तो वो आएगा 0.00055 AMU। अगेन किया वही है, 1.660539 से आपने क्या किया, इसको डिवाइड किया है 9.1 इंटू 10⁻31 kg को, तो आपको आंसर मिला है 0.00055 AMU। याद होना चाहिए। क्लियर हुई ये वाली बात। अब देखो क्या हुआ, यहां पर कई बार, मतलब अब तक बहुत बार ये सवाल पूछा जा चुका है, अरेंज इन द इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। तो आपको पता होना चाहिए मास किसका ज्यादा है, न्यूट्रॉन का, उसके बाद में आता है प्रोटॉन का, और उसके बाद में आता है इलेक्ट्रॉन का। सो मास ऑफ न्यूट्रॉन ज्यादा होता है, उसके बाद प्रोटॉन, उसके बाद इलेक्ट्रॉन। तो इस पर सवाल कई बार पूछा जा चुका है, इंक्रीजिंग ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर किसका ज्यादा है किसका कम है, स्टेटमेंट बना के। चीज एक ही है, अब उसको क्वेश्चन में एग्जामिनर कैसे घुमाता है वो एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन ये पॉइंट आपको याद होना चाहिए। क्या, मास ऑफ न्यूट्रॉन सबसे ज्यादा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन सबसे कम। क्लियर है। और व्हाट अबाउट द फोटोन, तो रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज 0, रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज 0। याद है आप लोगों को, चलो बहुत ही अच्छी बात है। अब यहां से आगे हम लोग बात करने वाले हैं, that is representation of element, representation of an element। एक एलिमेंट का रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है, तो आपके लिए मैं आपको बता दूं, जनरली जो एक एलिमेंट है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है ZXA, या इसे लिखा जाता है ZXA,
या इसे कई बार लिख देते हैं XZA। अलग अलग बुक्स में आपको अलग अलग सिंबल मिल जाएंगे, लेकिन तीनों में से कोई भी मिले एक ही बात है। अब यहां पर ये जो तीनों चीजें हैं Z, X और A, ये क्या रिप्रेजेंट करती हैं? तो ये रिप्रेजेंट करती हैं भैया, Z का मतलब होता है एटॉमिक नंबर, और एटॉमिक नंबर मतलब एटॉमिक नंबर गिव्स यू द पोजीशन ऑफ एन एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर इज व्हाट विच गिव्स यू द पोजीशन ऑफ एलिमेंट। पोजीशन ऑफ एलिमेंट कहां पर? इन पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल के अंदर में एलिमेंट की पोजीशन को बताता है। आवर्त सारणी में किसी तत्व की स्थिति को बताता है भैया वो कहां पर बैठा है। जैसे कॉपर का एटॉमिक नंबर है 29, तो कॉपर 29 में कहां बैठा है? तो आप ऊपर से नीचे आओगे, हाइड्रोजन, हीलियम, चौथे पीरियड में आओगे, ऊपर से पहला हाइड्रोजन वाला, लिथियम वाला, सोडियम वाला, पोटेशियम वाला। पोटेशियम वाले में जाओगे तो पोटेशियम, पोटेशियम, उसके बाद कैल्शियम, उसके बाद में स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल और कॉपर। तो भैया कॉपर यहां पर है डी ऑर्बिट के अंदर में 9th नंबर की पोजीशन है। वैसे देखा जाएगा तो 9 और 2 11, 11वें नंबर के कॉलम में है, बराबर है। लेकिन इलेक्ट्रॉन जो उसमें भरा जाता है वो क्या होता है? D10 होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। क्यों? बिकॉज D10 कॉन्फ़िगरेशन इज मोर स्टेबल। मैं कहां केमिस्ट्री में बार बार चला जाता हूं। एक्चुअली क्या है ना, ये चैप्टर जब तक चल रहे हैं तब तक ऐसा होगा, कई बार मैं कुछ केमिस्ट्री की चीजें बताऊंगा आपको, लेकिन घबराना नहीं है, मैं केमिस्ट्री का टीचर नहीं हूं। मुझे क्या पढ़ानी है? फिजिक्स पढ़ानी है। भले ही मैं बार बार उधर चला जाता हूं, लेकिन लौट के आ जाऊंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यदि नहीं लौट के आता हूं तो आप पकड़ के आवाज दे देना, मैं आ जाऊंगा लौट के, ठीक है। सो Z इज योर एटॉमिक नंबर विच गिव्स यू द पोजीशन ऑफ एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। क्लियर हुआ? जैसे मैंने बोला क्लोरीन, तो क्लोरीन कहां पर है? क्लोरीन कहां पर है? ग्रुप नंबर 17 में, ऊपर से दूसरे पोजीशन पे। वैसे पीरियड वाइज 3rd पीरियड, पता होना चाहिए। ओके, सो Z इज व्हाट? एटॉमिक नंबर विच गिव्स यू द पोजीशन ऑफ द एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। इसके अलावा Z और क्या देता है? तो कई बार एग्जाम्स में, भूतपूर्व एग्जाम्स में सवाल पूछा जा चुका है। Z गिव्स, मैं पहले क्वेश्चन पूछ लेता हूं, उसके बाद में आंसर दूंगा। ऑप्शन ए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बी, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। सी, both number of protons and electrons. D, all of the above. all of the above क्या लिखूं मैं यहां से? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। चलो कुछ तो भी अलग लिखना था, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। बोलो कौन सा ऑप्शन सही है? कितने लोग बोलते हैं ऑप्शन नंबर ए? कितने लोग बी के साथ में हैं? कितने लोग सी के साथ में हैं? कितने लोग डी के साथ में हैं? सब लोगों ने अपना अपना साथ चुन लिया है। अपना साथी फटाफट से चुनिए, ABCD में से जो आपको अपना साथी अच्छा लग रहा है। ए फॉर एप्पल, बी फॉर, कई लोग सोच रहे होंगे सर नाम लेते थे, ए फॉर कुछ तो भी ऐसा तो अच्छा लगता था, लेकिन छोड़ो कोई बात नहीं है, नाम नहीं ले रहा हूं मैं, सिंपल सी बात ये है। अच्छा एक और ऑप्शन बनाऊं क्या? ऑप्शन नंबर ई। ऑप्शन नंबर ई वाले बहुत लोग होंगे। अमर सर के साथ में भी हम लोग, जो आप बताओगे वही आंसर है। इस पे यहां पर चर्चा करना सही नहीं लगता है ना। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं मिटा देता हूं, नहीं तो है ना ये हो जाएगा, अच्छा नहीं लगता है ऐसा अपना नाम बार बार लेना, है ना। चलो अब आ जाओ, कितने लोगों ने बोला नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स? कितने लोग नंबर ऑफ प्रोटॉन्स? तो अब देखो यहां पर कहानी को, कॉन्सेप्ट को ध्यान से सुनिए। केमिस्ट्री में आपने पढ़ा हुआ होता है, लेकिन फिजिक्स में गड़बड़ी कर जाते हो, क्योंकि पता नहीं क्या होता है। फिजिक्स डराती है, फिजिक्स से डर लगता है, वो हमारे मन में चल रहा होता है। नीचे से अभी भी आपका हार्ट बीट बढ़ चुके होंगे और बोल रहा होगा कहां आसान है कि डिफिकल्ट है। ये क्वेश्चन ही आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा हूं मैं, ये क्वेश्चन डिफिकल्ट बोलूं या आसान बोलूं। ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है सबके मन में? बोलो सवाल आसान है कि नहीं है? क्वेश्चन आसान है, Z गिव्स, बहुत ही आसान सवाल, इससे ज्यादा आसान क्या होगा? ऑप्शन डिफिकल्ट है। सॉरी हंसने को आ गया मेरे को, नहीं हंसना चाहिए था, क्या करें कभी कभी कंट्रोल नहीं होता है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, बोथ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन, मैं इतनी देर से इसी पे चर्चा करवा रहा हूं। देखो क्या है ना, इंटरेक्शन होना जरूरी है। आपको लग रहा होगा वन वे इंटरेक्शन है बस, यस सही है, लेकिन मैं मान के चल रहा हूं कि आप मेरे से इंटरेक्शन कर रहे
हैं। अदरवाइज फिर वो क्या हो जाएगा, मोनोटोनस हो जाएगा लेक्चर, उसमें मजा भी नहीं आएगा। तो चाहिए इंटरेक्शन होना जरूरी है। तो नंबर ऑफ, अब यहां पर कहानी को, कॉन्सेप्ट को सुनिए। जैसे मैंने आपसे पूछा, जैसे मैंने आपको बताया, एक एग्जांपल लिया भैया, देखो 11Na23, ये आपका एक एग्जांपल है सोडियम का, ठीक है, 11Na23। तो भैया ये 11Na23 में 11 का मतलब क्या है, तो आप जानते हैं, आपने केमिस्ट्री पढ़ी हुई है, तो आपने फटाफट से बोल दिया सर जी इसके अंदर में 11 प्रोटॉन है, 12 न्यूट्रॉन है और बाहर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, और वो इलेक्ट्रॉन सारे की सारे इलेक्ट्रॉन में 11 इसी में डाल रहा हूं। अदरवाइज आई नो दैट कि इसका जो नंबर आएगा वो आप लिखोगे 1s2 2s2 2p6, 6 2 8 और 2 10 3s1, ऐसे लिखने वाले हो। ये बात मैं जानता हूं, ऐसा नहीं कि मैं नहीं जानता हूं, बट मैं लिख नहीं रहा हूं, मैंने 11 यहीं पे बता दिए। तो आप बताओ इसमें क्या हुआ, तो आपने बोला 11 प्रोटॉन 12 न्यूट्रॉन और 11 इलेक्ट्रॉन भी हैं, तो इसका मतलब ये हो गया सर जी ऑप्शन नंबर सी सही है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन और बोथ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन वाले में यही हमें सही लग रहा है, क्योंकि 11Na23 यदि आपने लिखा है तो इसका मतलब यह है कि इसमें 11 प्रोटॉन और 11 इलेक्ट्रॉन हैं, तो ये आंसर सही है। तो अभी के लिए मैं आपको बता दूं कि भैया ये आंसर गलत है, गलत है, गलत है, गलत 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 गलत, रॉन्ग है, ये सही नहीं है। क्या कारण है इसके पीछे मैं अभी समझाऊंगा थोड़ी देर में। पहले हम लोग पूरा काम खत्म कर लेते हैं इसको। जेड का मतलब है एटॉमिक नंबर, कि खत्म कर लूं, ये अभी खत्म कर देते हैं, चलो ठीक है। कैसे है इसका पीछे का रीजन सुनो क्या है। यदि मैं आपसे अभी दूसरा एग्जांपल पूछता हूं, दैट इज 11Na23 प्लस, बताओ इसका मीनिंग क्या है। तो इसका मीनिंग है सर जी, इसका मतलब यह है कि इसके अंदर में है 11 प्रोटॉन 12 न्यूट्रॉन और 10 इलेक्ट्रॉन। ऐसा क्यों बोला आपने, क्योंकि ये Na प्लस है, मींस सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया है। तो अब आप देखिए, है होने को तो ये अभी भी सोडियम ही है, कि बदल गया कुछ, एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो ये सोडियम से कैल्शियम बन जाएगा क्या, नहीं बनेगा ना, रहेगा तो अभी भी सोडियम। और ये वाला जो 11Na23 है ये भी क्या सोडियम ही है, दोनों सोडियम है, लेकिन हो क्या रहा है इसमें देखो 11 प्रोटॉन 12 न्यूट्रॉन और 11 इलेक्ट्रॉन है, जबकि यहां पर 11 प्रोटॉन 12 न्यूट्रॉन और 10 इलेक्ट्रॉन है। मतलब अभी भी जेड तो यहां पर वही है, आपका जेड बराबर तो 11 ही है अभी भी, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चेंज हो सकते हैं। सिंस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चेंज हो सकते हैं, ये इस बात पर डिपेंड कर रहा है कि एटम न्यूट्रल है या कैसा है। और सवाल में देखो, सवाल में उसने सिर्फ इतना पूछा है जेड गिव्स, उसमें इसने कहीं ये मेंशन नहीं किया है कि भैया जो जेड है वो न्यूट्रल एटम के लिए बात कर रहा है या जनरलाइज वे में बात कर रहा है। यदि कुछ नहीं बोला है तो जनरलाइज वे में बात कर रहा है, और जनरलाइज वे में बात कर रहा है मतलब हमेशा आंसर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ही आएगा, दिमाग में गार्ड बांध लो। और जिन महानुभावों ने ये वाला आंसर दिया था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वाला, उनको एक काम करना है। क्या काम करना है, काम बताता हूं। देखो अभी आप लेक्चर सुन रहे हो, कई लोग हो सकते हैं मोबाइल में सुन रहे होंगे, कई लोग हो सकता है टीवी में सुन रहे होंगे, जहां आप लोग सुन रहे होंगे तो लेफ्ट राइट मुंडी घुमाओ, आपको एक घर में दीवार तो दिख रही होगी। कोई ऐसा तो नहीं है गार्डन में आके एकदम खुले आसमान में पढ़ रहा है, ऐसा तो नहीं होगा, क्योंकि नोटबुक वगैरह लेके बैठे तो घर में ही बैठे होंगे, क्योंकि सबको दिखाते हुए तो नहीं पढ़े होंगे, नहीं पढ़ रहे होंगे। चलो दिख गई दीवार, दिख गई। अब उठ के जाओ दीवार के पास में, गए दीवार के पास में, वेरी गुड। नाउ गिव द काइनेटिक एनर्जी टू योर हेड सो दैट इट कैन कोलाइड विद द वॉल एंड मोमेंटम कैन बी ट्रांसफर्ड। नहीं समझ में आया, मैंने बोला कुछ नहीं बोला, जाके सर है सॉरी सामने क्या थी, दीवार, दीवार में जाके मुंडी दो, एक बार मुंडी टकराओ और वहां पे क्वेश्चन को रिवाइज करो। क्या रिवाइज करना है, यदि पूछा है सवाल में जेड गिव्स, तो आपका आंसर है जेड ऑलवेज गिव्स अबाउट द आइडिया अबाउट द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। जेड या एटॉमिक नंबर हमेशा प्रोटॉनों की संख्या को बतलाता है। जेड ऑलवेज गिव्स आइडिया अबाउट द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन नहीं है। हां यदि ये बोला होता जेड गिव्स इन अ न्यूट्रल एटम, तो आपका आंसर सी बन सकता था, लेकिन अदरवाइज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स विल बी द करेक्ट आंसर। समझ में आया। अच्छा कितने लोगों के यहां पे टीला निकल आया, मतलब आपने मुंडी नहीं दी थी सर दीवार में, है ना, सर नहीं मारा था ना दीवार में। ओके चलो कोई बात नहीं, मजाक कर रहा था, अब सीरियस आ जाओ।
सीरियस में आने के मोड पर, सीरियस आने के मोड पर हम लोगों ने जेड के बारे में बात कर ली है। अब कौन बचा है? ए। ए ए ए ए ए का मतलब होता है एटॉमिक मास नंबर। ध्यान रखना, ये क्या है? एटॉमिक मास नंबर। और ये जो एटॉमिक मास नंबर है, इसका मतलब है इट गिव्स आइडिया अबाउट मास। इट गिव्स आइडिया अबाउट मास। अबाउट मास, मास, मास के बारे में ये आइडिया देने वाला है। और यदि ये मास के बारे में आइडिया दे रहा है, तो मास तो हम लोग जानते हैं, मास इज कॉन्सेंट्रेटेड इन न्यूक्लियस। मास आपका जो होता है वो आपका नाभिक के अंदर में होता है। और नाभिक के अंदर में, न्यूक्लियस के अंदर में आप लोग जानते हैं क्या होता है? प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। इसका मतलब मैं लिखूंगा मास ऑफ प्रोटॉन्स प्लस का मास ऑफ न्यूट्रॉन्स, ये मिला के आपको ये मिलने वाला है एटॉमिक मास नंबर। सो ये आपको पता होना चाहिए। ये सिंपल सी बात है, आगे चल के एक बार फिर से काम आएगी। मैं आपको बता रहा हूं बार बार कि ये चीजें आगे काम आएंगी, तब कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो एटॉमिक मास नंबर का मतलब क्या है? मास ऑफ प्रोटॉन्स प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन। गलत है ये। फिर क्या सही है? करेक्ट ये है, मास नहीं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, इनको मिला के एटॉमिक, मैंने एटॉमिक मास लिखा है या एटॉमिक मास नंबर लिखा है? यही छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जहां पे होता है कंफ्यूजन, और बाद में चिल्लाते रहते हैं सर जी ये सवाल तो मेरा सही था, ये गलत कैसे हो गया? अरे थोड़ा सा पॉइंट था वहां पे जहां पे आपने ध्यान नहीं दिया था, तो अब आपको क्या कर लेना चाहिए? इस नंबर पे हाईलाइट कर लेना चाहिए। केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है आप लोगों ने, ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ा हुआ है, लेकिन परेशानी क्या है कि हम लोग ओवर कॉन्फिडेंस रहते हैं और छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज करते चलते, जो कि नहीं करनी है। A stands for atomic mass number which gives the idea about number of protons plus number of neutrons। हां, उससे हमें मास ही मिलने वाला है अल्टीमेटली वही होगा। लेकिन अभी के तौर पे, अभी तो आपको नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इक्वल्स टू एटॉमिक मास नंबर होगा। मतलब वही वापस से एग्जांपल दोहराया जाता है। एग्जांपल है आपके पास में 11Na23, और 11Na23 का मतलब क्या है इसमें आपको बताएंगे। तो Z बराबर आएगा 11, बराबर है, इसका मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आएंगे आपके पास में 11। A बराबर आएगा आपके पास में 23, तो इसका मतलब ये है कि भैया A बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस का नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अब यहां पर आप पुट करेंगे तो A का वैल्यू 23, इसका वैल्यू 11 और इसका मतलब NN, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आएंगे आपके पास में 12। अब देखो क्या है ना, जो पढ़ी हुई चीज थी उसी को मैं बार बार रिवाइज कर रहा हूं और कुछ भी नहीं है। ये बात समझ में आ गई? क्लियर हो गया कहानी। और लास्ट बचा है आपका X, तो X गिव्स यू द सिंबल ऑफ एलिमेंट। सिंबल ऑफ एलिमेंट, जैसे सोडियम के लिए आपने Na का यूज किया था, सोडियम के लिए आपने Na का यूज किया था। क्लियर है? श्योर है? सो ये थी कहानी। अब इसके बेसिस पर ये जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं, ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इनसे मिला के हमारे पास में बहुत सारी चीजें बनती हैं। मतलब कैसे कि ऑब्जर्व किया गया प्रकृति के अंदर में, नेचर के अंदर में, यार कई बार कार्बन का मास 12 आ रहा है, कई बार ज्यादा आ रहा है, कुछ तो भी कहानी गड़बड़ हो रही है। ये 14 वाला रेडियो एक्टिव है, वैसे मैं आपको बता दूं। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्या है? तो इनको हम लोगों ने कुछ डिनोट करने के लिए हम लोगों ने क्या किया कि थोड़ा सा एनालाइज किया, और एनालाइज करके कुछ टर्मिनोलॉजीज हम लोगों ने डिफाइन करी। और उन टर्मिनोलॉजीज में आपकी जो पहली टर्मिनोलॉजी आती है वो आती है आइसोटोप। क्या आती है? आइसोटोप। आइसोटोप का मतलब समस्थानिक होता है, बराबर ना? करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, हो सकता है मैं गलत बोल दूं क्योंकि हिंदी में, लेकिन इंग्लिश में सही बोल रहा हूं। आइसोटोप, आइसोटोप का मतलब होता है द एलिमेंट्स which have same atomic number but different atomic mass number are called as isotopes। तो लिखेंगे क्या? the atoms, atoms नहीं यार, elements लिखो, which have same atomic number बट, लेकिन, किंतु, परंतु डिफरेंट एटॉमिक मास नंबर
उन्हें भैया आइसोटोप कहा जाता है। एटॉमिक नंबर तो सेम है लेकिन एटॉमिक मास नंबर अलग अलग है, उन्हें आइसोटोप कहते हैं, हिंदी में शायद समस्थानिक कहते हैं, आप करेक्ट कर लेना। इसके एग्जाम्पल यदि मैं देता हूं तो वो ये है। कहानी कहां से आई? कहानी आई थी भैया यहां से 1H1 1H2 और 1H3 हाइड्रोजन, ड्यूट्रियम और ट्रिटियम से, कि यार हाइड्रोजन का सैंपल में मास जब देखा गया तो अलग अलग मिल रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, क्या कारण है कि यदि मेरे पास में इतने हाइड्रोजन के एटम है तो इतना ही मास मिलना चाहिए, तो मास तो ज्यादा हो रहा है, तो कुछ ना कुछ कारण हुआ होगा। फिर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए, उन एक्सपेरिमेंट के बारे में हमें बिल्कुल जानने की जरूरत नहीं है। पाया गया कि कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट निकल के आया आइसोटोप का भैया, कि क्या होता है कि एक ही पोजीशन पर, मतलब हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, वो बहुत सारे गुणधर्म वैसे दिखा रहा है जैसे हाइड्रोजन के हैं, लेकिन उसके अलावा भी कुछ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज हैं वहां पे, लेकिन कॉन्फ़िगरेशन तो सेम जैसा ही दिख रहा है, इलेक्ट्रॉन तो एक ही घूम रहा है। मतलब आया ये कहानी निकल के कि इसके अंदर में भी एक इलेक्ट्रॉन था, इसके अंदर में भी एक इलेक्ट्रॉन था, इसके अंदर में भी एक इलेक्ट्रॉन था, चार्ज किसी पे नहीं था, लेकिन फिर भी यहां पर ये मास का डिफरेंस क्यों आया? तो फिर साइंटिस्ट लोगों ने कुछ सोचा होगा, कहानी बना दी होगी आइसोटोप की। वो कहानी हमें नहीं पढ़नी है, हमें आइसोटोप का पता होना चाहिए। एग्जाम्पल्स, ये मैंने एक एग्जाम्पल दिया। दूसरा एग्जाम्पल मैं आपके सामने रिप्रेजेंट करना चाहूंगा, 6C12 एंड 6C14 दोनों क्या हैं? आइसोटोप्स हैं। किसके? कार्बन के। किसके हैं? कार्बन के। क्लियर है? अच्छा एक बात और बता दूं, बोथ शेयर द सेम पोजीशन इन द पीरियड टेबल। मतलब ऐसा नहीं है कि 6C12 वाला तो पीरियड टेबल का हिस्सा है और 6C14 वाला अबे तेरा मार्क्स ज्यादा तू बाहर रह करके, ऐसा नहीं है। बोथ विल शेयर द सेम पोजीशन बिकॉज द पोजीशन ऑफ एन एलिमेंट इन पीरियड टेबल इज गिवन बाई दिस जेड, और जेड तो दोनों का सेम है, मतलब दोनों को वहीं बैठना है। कहां पर? जहां पर कार्बन की पोजीशन आपने डिफाइन करी हुई है। क्लियर है? चलो आइसोटोप के बाद में आपके पास में सेकंड नंबर पे आता है जिसे बोला जाता है आइसोबार। आइसोबार क्या होते हैं? आइसोबार कुछ इस प्रकार से होते हैं, द एलिमेंट्स विच हैव सेम एटॉमिक मास नंबर बट लेकिन किंतु परंतु डिफरेंट एटॉमिक नंबर। ये बात ध्यान रखेंगे, क्या है? ऐसे एलिमेंट जिनका एटॉमिक मास नंबर, मतलब ऊपर वाला नंबर तो सेम है लेकिन नीचे वाला अलग अलग है, उन्हें कहा जाता है आइसोबारिक या समभारिक, उन्हें बोलते होंगे 6C14 और 7N14 को देखिए, दे आर आइसोबार्स। ये क्या हैं? आइसोबार हैं। क्यों? क्योंकि यदि आप देखोगे तो भैया इसके अंदर में देखो, इसमें भी 14 है और इसमें भी 14 है, तो दे आर आइसोबार। अब इसमें कई बार सवाल आपसे बन जाते हैं, छोटे मोटे सवाल, कि भैया इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बताओ, इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन बताओ, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताओ। कर सकते हैं सवाल, आराम से हो जाएंगे। बोलो 6C14 में क्या कहानी है? तो भैया 6C14 की कहानी हरे कलर से लिखी जा रही है, 6 प्रोटॉन 8 न्यूट्रॉन। सही है क्या? ओके। और ये जो 7N14 है इसके अंदर में क्या हो गया? 7 प्रोटॉन और 7 न्यूट्रॉन। क्लियर है? लेकिन टोटल मिला के जो काउंट आ रहा है वो सेम है, 6 और 8 14, 7 और 7 14, 14। क्लियर है? श्योर है? आगे बढ़ सकता हूं क्या मैं? आगे बढ़ने पर मुझे थर्ड पॉइंट मिलता है, वो है आइसोटोन्स इन्हें कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? थर्ड वाले होते हैं आइसोटोन। हिंदी मीडियम वालों के लिए बहुत ही आसान है, सम न्यूट्रॉनिक कहते हैं, सम न्यूट्रॉनिक। बराबर है ना? वर्ड्स में सही इस्तेमाल कर रहा हूं, कोशिश करता हूं। देखो हिंदी काफी समय हो चुका है तो हिंदी मेरे दिमाग से निकल चुकी है, लेकिन फिर भी सिंस मैं खुद हिंदी मीडियम से पढ़ के आया हुआ हूं तो मुझे हिंदी के काफी शब्द याद रह जाते हैं, कई बार भूल भी जाते हैं, क्योंकि अब तो इंग्लिश से ही पाला पड़ता है। तो कोशिश तो वही रहती है भैया आपको हिंदी बताई जाए। तो आइसोटोन्स मतलब है सम न्यूट्रॉनिक। ओके, लेकिन कोशिश कीजिए आप लोग भी धीरे धीरे इंग्लिश सीखें, क्योंकि आगे जाके जब आप मेडिकल कॉलेज में पहुंच जाओगे तो वहां पे एक सिंगल वर्ड भी हिंदी का नहीं आएगा, सब इंग्लिश में आएगा। क्लियर है? चाहे आप ग्रे की एनाटॉमी पढ़ो चाहे चौरसिया की पढ़ो, सब इंग्लिश में पढ़नी है आपको आगे चल के। अभी आइसोटोन्स की बात करते हैं। आइसोटोन्स हैं मतलब द एलिमेंट्स which have
सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर कॉल्ड एज आइसोटोन्स। बताओ एग्जाम्पल बताओ, जैसे 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 एग्जाम्पल यदि आप लिखोगे तो एक लेता हूं मैंने 6C14 लिया और 8O16 लिया। देखो ये दोनों एग्जाम्पल को ध्यान से देखो, क्या हो रहा है, कहानी लिखनी पड़ेगी। इसको देखो मैंने इसको लिखा तो क्या आएगा, 6 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन, और ऑक्सीजन की कहानी लाल रंग से लिख रहे हैं हम लोग, तो ये आएगा 8 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन। सो यहां पर कंपैरिजन कीजिए, दोनों में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 8 ही हैं, इसका मतलब ये हो गया आइसोटोन। अब ऐसे और तमाम तरह के आपको एग्जाम्पल्स देखने हैं और खुद से निकालने हैं, क्योंकि बहुत बार केमिस्ट्री में ऐसे इससे रिलेटेड सवाल बन जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा केमिस्ट्री में आप आइसो इलेक्ट्रॉनिक भी पढ़ते हो, जिसकी यहां पर जरूरत नहीं है, आपको फिजिक्स में ये 3 ही हैं। केमिस्ट्री में आइसो इलेक्ट्रॉनिक भी होता है जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं, तो वो आप कई बार क्या होता है ना, वो आपको एलिमेंट दे देते हैं जिसपे किसी पे प्लस चार्ज लगा देते हैं, किसी पे माइनस चार्ज लगा देते हैं, और फिर इलेक्ट्रॉन के नंबर के बारे में पूछते हैं। मतलब Na+ दे दिया, फिर ये दे दिया आपका नियॉन दे दिया 10 नंबर वाला, और Mg+2 दे दिया, तो ये क्या हो जाएंगे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो जाएंगी, जिसकी जरूरत हमें फिजिक्स में नहीं है, इस कारण से हम इन्हें पढ़ भी नहीं रहे हैं। यहां पर हमारा ये जो टॉपिक था आज का बेसिक इंट्रोडक्शन वाला टॉपिक खत्म होता है। आपने पाया होगा कि नोट्स के अंदर में हम लोगों ने लगभग काफी हिस्सा कुछ कवर करने की कोशिश की है। पहला लेक्चर था तो कम कंटेंट कवर होता है पहले लेक्चर में, ये सब लोग ये बात को जानते हैं, लेकिन जैसे अगला लेक्चर आएगा तो एकदम से बूम करके पेजेस, नंबर ऑफ पेजेस आगे बढ़ चुके होंगे, ठीक है। आज के लिए बेटा हम लोग कहानी को यहीं पे रोकते हैं, एक बार कहानी को रिकॉल कर लेते हैं। कहानी को यदि मैं रिकॉल करने जाता हूं तो भैया कहानी की शुरुआत होती है कि न्यूक्लियस के अंदर में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं, जिन्हें कंबाइनली हम लोग न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। फिर हमारे पास में एक मास के लिए एक नई यूनिट आई जिसे हम लोगों ने 1 AMU बोला। 1 AMU को डिफाइन किया गया 1/12 इंटू मास ऑफ 16C12 एटम, और मास ऑफ 16C12 एटम आपके पास में निकल के आया था 1.99 इंटू 10⁻27 kg समथिंग था, और हम लोगों ने इसको 12 से डिवाइड किया, लास्ट में आपके पास में 1.66059 इंटू 10⁻27 kg निकल के आया। फिर उसके बाद में हम लोग आगे बढ़े तो कुछ मैंने मूल कॉन्सेप्ट वगैरह से रिलेटेड चीजें आपको कवर करी, जिसकी मुझे तो जरूरत नहीं थी कराने की, लेकिन फिर भी कि भैया आपने सर एक कार्बन एटम का मास निकाला कहां से, उसके लिए मैंने आपको ये सारी चीजें बताई थी। क्लियर है। उसके बाद में मुझे लगता है इसके बाद क्या पढ़ाया था, मैं तो भूल गया यार। हाँ, ये आ गया कहानी 1 AMU की क्लियर हो गई। उसके बाद कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियॉन्स, ये तो मैंने बता दिया था। फिर हाइड्रोजन, ये तो उसको मतलब मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन। मास ऑफ प्रोटॉन 1.6726 इंटू 10⁻27 kg होता है। उसके बाद में मास, इसको AMU के अंदर में यदि हमको रिप्रेजेंट करना है तो 1.00727 AMU होता है। मास ऑफ न्यूट्रॉन 1.6749 इंटू 10⁻27 kg होता है, और AMU के अंदर में 1.00866 AMU होता है। लास्ट में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, दैट इज 9.1 इंटू 10⁻31 kg, और AMU के अंदर में 0.0005 AMU होता है। मास ऑफ न्यूट्रॉन सबसे ज्यादा होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन सबसे कम होता है। इस पे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर से रिलेटेड या क्वेश्चन की लैंग्वेज एज डिपेंड ऑन एग्जामिनर, वो कई क्वेश्चन इस पे बनाया जा सकता है। उसके बाद में रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एलिमेंट की चर्चा करी, जिसमें ZXA पे मैंने बात करी। Z इज द एटॉमिक नंबर विच गिव्स यू द पोजीशन ऑफ एन एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। और इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैंने यहां पर बताई, वो ये है कि Z का मतलब हमेशा होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। Z का मतलब हमेशा क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। 2 बार रिवाइज कर दिया है मैंने, इस पे क्वेश्चन भी करवाया और वो आपने गलत भी किया होगा बहुत सारे स्टूडेंट्स ने। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, वहां पर मैंने कुछ छोटी मोटी चीजें बताई, एक एग्जांपल लिया कंपेयर करने के लिए 11Na23 और 11Na23 प्लस वाला, और यहां पर मैंने आपको समझाया कि हमेशा Z गिव्स द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स फॉर ऑलवेज Z नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो हमेशा ही देगा, लेकिन यदि एटम न्यूट्रल हो जाए तो वहां पर वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी दे देता है, वो एक अलग बात है, लेकिन सही आंसर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ही रहता है। उसके बाद में हम लोगों ने बात करी ए के बारे में, दैट इज एटॉमिक मास नंबर। आइडियली इट गिव्स आइडिया अबाउट द मास, और मास के बारे में हम लोग जानते हैं, लेकिन मेनली जो ए बराबर एटॉमिक मास नंबर है उसका मीनिंग क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। और हालांकि यहां से हम लोग मास निकाल सकते हैं। फिर 11 बोल रहा हूं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन ये सब करने के बाद में हम लोगों ने आइसोटोप, आइसोबार और
आइसोटोन के बारे में पढ़ा। आइसोटोप क्या है? आइसोटोप्स आर द एलिमेंट्स विच हैव द सेम एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर, नीचे वाला नंबर सेम है, ऊपर वाला एटॉमिक मास नंबर अलग अलग है। एग्जांपल 1h1 1h2 1h3 है ये, एक तो ये एग्जांपल दिया था, दूसरा 6012 6014 वाला भी एग्जांपल मैंने आपको दिया ही है। इसके अलावा आप 7n16 8o16 भी ले सकते हैं, जैसा आपको, नहीं मैंने गलत बोल दिया शायद, 7n14 और 7n16 वाला, या 7n14 7n15 वाला एग्जाम्पल ले सकते हैं। अलग अलग तरह के एग्जाम्पल बनाना यहां पर पॉसिबल है। आइसोटोप के बाद में हम लोगों ने पढ़ा आइसोबार। आइसोबार का मतलब होता है द एलिमेंट्स विच हैव सेम एटॉमिक मास नंबर, मतलब ऊपर वाला नंबर सेम, नीचे वाला अलग। इसके लिए एग्जांपल हम लोगों ने लिया 6014 7n14, ऊपर का नंबर दोनों में सेम हो गया, नीचे के अलग अलग हो गए, ये हो गए आइसोबार। और लास्ट में है आइसोटोन। आइसोटोन मतलब क्या होता है? ऐसे एलिमेंट जिनमें न्यूट्रॉन्स का नंबर सेम होता है, बाकी क्या हो रहा है उससे हमें मतलब नहीं है, एटॉमिक नंबर से मतलब नहीं है, एटॉमिक मास नंबर से मतलब नहीं है। हमारी कहानी सिर्फ इस बात पर निर्भर करती है कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होने चाहिए। इसके लिए हम लोगों ने एग्जांपल लिया है 6c14 8o16, बाकी आप लोग कर सकते हैं। इसके अलावा एक बात केमिस्ट्री से रिलेटेड मैंने बताई कि भैया केमिस्ट्री में आइसो इलेक्ट्रॉनिक नाम की भी चीज पढ़नी होती है, जिसमें हम लोग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखते हैं सेम है या नहीं है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको जनरली मिलते तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर ही हैं, लेकिन यदि उस पर चार्ज आ जाए, प्लस आया तो एक इलेक्ट्रॉन चला गया और माइनस आया तो इलेक्ट्रॉन आ गया है, इस बात पर यह डिसाइड किया जाता है। और इसी के साथ में आज के इस लेक्चर की समाप्ति की घोषणा करी जाती है। सो मुलाकात करेंगे आने वाले अगले लेक्चर के दरमियान। सो तब तक के लिए